हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संसद या पार्लियामेंट के बारे में, जो हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है संसद। यहाँ से फ्रिक्वेंटली पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे एग्ज़ाम में। चलिए बात करते हैं संसद या पार्लियामेंट के बारे में। तो जो संसद है, एक तरह से देखा जाए केंद्र का क्या होता है, एक विधायी अंग होता है। और जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें संसद क्या करता है, एक विशिष्ट और केंद्रीय जो स्थान रखती है। कौन? पार्लियामेंट हमारे पास केंद्रीय स्थान रखता है। ठीक है, तो संसद के अगर हम बात करें, इसके गठन के बारे में बात करें, किस तरीके से इसका गठन होता है, संवैधानिक स्थिति क्या है संसद की, तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। अगर हम संसद के गठन की यहां पर बात करें, किस तरीके से जो ये पार्लियामेंट्री है गठित की जाती है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं, क्या इसकी कार्य शक्तियां होती हैं, किस तरीके से ये अपना काम करती है, तो संसद के गठन के अनुसार अगर हम देखें तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, यानी 3 जो लोग हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए, सपोज के लिए समझें तो 3 ऐसे चीजें हैं, 3 ऐसे पार्ट्स हैं या 3 ऐसे लोग हैं जिससे मिलकर संसद बन सकती है। बिना एक भी अगर इसमें नहीं है तो संसद हम उसको नहीं कह सकते। कौन कौन से होते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस, जब ये तीनों आपस में एकजुट होती हैं, ग्रुप में होती हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। अलग अलग है, देखो राष्ट्रपति अलग पद है, भारत का सर्वोच्च पद है, लोकसभा जो लोअर हाउस है वो अलग है, राज्यसभा अपर हाउस अलग है, उसके अपने काम होते हैं, लोकसभा के अपने काम होते हैं, राष्ट्रपति अपने भारत का सबसे बड़ा पद है। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको ग्रुप में कर देते हैं, एक ग्रुप जब इनको सम्मिलित कर लिया जाता है तो तब ये क्या बन जाता है, भारत की संसद के नाम से जानी जाती है, पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है। 1954 में राज्य परिषद में एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा शब्द अपनाया गया। तो अगर हम 1954 से पहले की बात करें, ठीक है, तो उस समय जो राज्यसभा और लोकसभा था, राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से और लोकसभा को जनता के सदन के नाम से जाना जाता था, जिसे हमने 1954 के बाद हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया और क्या रखा गया नाम, राज्यसभा और लोकसभा रखा गया। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन संसद का क्या है, अभिन्न अंग है। हमने पहले भी कहा था राष्ट्रपति की जो क्वालिफिकेशन हमने देखी थी, राष्ट्रपति क्या क्या कार्य शक्तियां होती हैं, कार्यकाल, अवधि, शपथ, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए राष्ट्रपति के बारे में तो इसी की जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति में 4 पार्ट वहां पर दिए गए हैं, काफी अच्छे से वहां पर डिस्क्राइब किया गया है। तो वहां पर भी हमने कहा था राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाई वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति ना किसी सदन का सदस्य होता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, और नहीं वो कभी भी संसद में नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, संसद का एक अभिन्न अंग होता है। बिना राष्ट्रपति के जुड़े हुए ये लोकसभा और राज्यसभा कभी भी संसद नहीं कहलाए जा सकते। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा जब कोई प्रस्ताव, कोई विधेयक जब पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब तक वो कानून नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है उसके बाद वो कानून बन जाता है और संविधान में उसको जोड़ दिया जाता है। अगर हम बात करें संसदीय प्रणाली की, तो जो हमारी संसदीय प्रणाली है वो हमने कहां से ले रखी है, ब्रिटेन से हमने ये संसदीय प्रणाली भारत ने ग्रहण करी गई। किसके स्थान पर? अमेरिका के स्थान पर। यानी अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझे तो अमेरिका में भी है संसदीय प्रणाली, तो हमने अमेरिका की संसदीय प्रणाली को ना लेकर हमने भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है या जो भारतीय जो संविधान जो हमारे संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है, अमेरिका से ना लेकर हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से हमने इस संसदीय प्रणाली को क्या किया है, अडॉप्ट किया है, या ब्रिटेन से हमने इस संसदीय प्रणाली को ले रखा है। क्यों है संसदीय प्रणाली? देखो, जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें क्या होती है, राजा और रानी होती है, ठीक है। एक हाउस ऑफ लॉर्ड होता है जो उनका ऊपरी सदन कहलाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है जो उनका निचला सदन होता है। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, वहां की पार्लियामेंट्री बनती है। उसी तर्ज पर भारत में क्या होता है, हमारा जो अपर हाउस है राज्यसभा, लोअर हाउस है लोकसभा, और राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ पर क्या होता है भाई, हम चुनकर भेजते हैं। तो जो राष्ट्रपति है
इन तीनों से मिलकर हमारी क्या बनती है, संसद बनती है। लेकिन अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो विधानमंडल है उसको कांग्रेस नाम से जाना जाता है, और जो सीनेट उनका ऊपरी सदन होता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनका क्या होता है, निचला सदन कहलाता है। अगर हम लोकसभा की संरचना की बात करें तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है 552 है, यानी लोकसभा के जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है, यानी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। अगर ये 552 होती है, मैक्सिमम जब कभी होगा इन फ्यूचर, या अगर हम रखेंगे 552, तो उसमें 523 राज्यों से चुनकर आएंगे, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से जो यूनियन टेरिटरीज है वहां से आते हैं, और 2 एंग्लो इंडियनों को राष्ट्रपति क्या करता है, नामित करता है। ये राष्ट्रपति की शक्तियों में भी हम वहां पर पढ़ चुके हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं। कहां पर, लोकसभा में। आते कहां से हैं ये सदस्य, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो राज्यों से कैसे आते हैं, तो लोकसभा में राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यों के विभिन्न निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर यहाँ पर आते हैं। और कौन से करते हैं, तो भारत का हर नागरिक, भाई जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, वो वोट देने के एप्लीकेबल होता है, एलिजिबल होता है, और वो क्या करता है, वोट डालने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्रों, जिस निर्वाचन क्षेत्र में उसका मतदाता सूची में नाम है, वहां से वोट डालता है, और इनको कहां पर भेजता है, सीधा हमारे पास लोकसभा में इनके द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1998 द्वारा हमने जो मत देने की आयु थी पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। बाद में इस 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। दूसरा आता है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों में क्या होता है कि जो संविधान ने संसद को, जो राज्य संघ राज्य जो क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार उनको भी दे दिया गया है। और जो हमारे पास संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम बना था एक बार 1965 में, वहां पर कहा गया उसके तहत अगर हम देखें तो संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत भी लोकसभा के सदस्य चुने जा सकते हैं। तीसरा हमारे पास है नामित सदस्य, जो नॉमिनेट होकर जाते हैं, राष्ट्रपति करता है, अपनी शक्ति का प्रयोग वहां पर करता है आर्टिकल 331 के अंतर्गत। तो यहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति अपनी पावर का वहां पर यूज करता है और 2 लोगों को नामित करके कहां पर भेज देता है, लोकसभा में भेज देता है, ठीक है। हालांकि जो ये लोकसभा में ये एंग्लो इंडियन का जो उपबंध था 1960 तक के लिए रखा गया था, लेकिन 95वां जो संविधान संशोधन था 2009 के उपबंध के अंतर्गत हमने क्या कर दिया, इसको 2020 तक बढ़ा के रखा गया, यानी जो 2020 तक अभी जो हमारा एंग्लो इंडियन है वो अभी तक की है। आगे देखते हैं कि आगे क्या पता इसको बरकरार रखा जाए या इसको हटा दिया जाए, वो सरकार के ऊपर डिपेंडेबल है, संसद के ऊपर डिपेंडेबल है। एंग्लो इंडियन के बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, ठीक है, कि ये ऐसे भारतीय ऐसे जो विदेशी लोग जिनके पूर्वज क्या, ऐसे भारतीय जिनके पूर्वज क्या थे, यूरोपियंस रहे, उनके वंशज रहे हों, उस समय पर भारत आए हों, और अभी भी भारत में उनकी जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो गया, उनको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति इनको नामित करता है, ठीक है। एंग्लो इंडियन जो भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट के अंतर्गत भी रखा गया है, ठीक है, और आर्टिकल 366 के सब क्लॉज 2 में इनका यहां पर वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें लोकसभा की अवधि के बारे में, ठीक है, कितनी लोकसभा की अवधि होती है और कब कब ये विघटित हो सकती है, किस तरीके से ये काम करती है उसके बारे में, ठीक है। तो लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है, ठीक है। तो यानी जो लोकसभा है हमारे पास वो एक रूप से स्थायी हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी स्थायी नहीं है, ठीक है। यानी उसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है, हर 5 साल के बाद वो क्या होती है, विघटित होती रहती है, ठीक है। तो सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है, और 5 वर्ष के बाद ही स्वतः क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो यानी आप ये नॉर्मली कह सकते हैं कि लोकसभा की अवधि कितनी होती है, 5 साल की होती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 5 साल के लिए नॉर्मली होती है, उससे पहले भी हम लोकसभा को विघटित या भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी किसी समय इसको विघटित करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति चाहे जब भी तब लोकसभा को क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। ये प्रधानमंत्री में हम पढ़ चुके हैं कि कब कब वो लोकसभा को विघटित कर सकता है, ठीक है, कि क्या क्या तरीके वहां पर होने चाहिए। ज्यादा जानकारी या देखने के लिए आप हमारे जो प्रीवियस वीडियो है प्रधानमंत्री, वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर लोकसभा की जो अवधि है कब बढ़ाई जा सकती है, भाई 5 साल तो है फिक्स, 5 साल के बाद स्वतः विघटित हो जाएगी, तो क्या कभी ऐसा हुआ है या होगा कि लोकसभा की अवधि को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो लोकसभा की जो अवधि है आपातकाल की स्थिति में जो इमरजेंसी लगाई जाती है, इमरजेंसी की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अगर सरकार को लगता है कि अभी भी जो हालात हैं वो ठीक नहीं है,
और बढ़ा देना चाहिए, तो फिर से एक बारी में 1 वर्ष तक ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। 5वीं जो हमारी लोकसभा थी उसका कार्यकाल 2 बार 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। उस समय पर इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में उस समय पर। इसके अलावा अगर हम योग्यताओं की बात करें, ठीक है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए संसद का सदस्य या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और उस व्यक्ति को राज्य या संघ क्षेत्र में निर्वाचन के लिए पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसके अंतर्गत रखा गया है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो निर्वाचन क्षेत्र में उसका पंजीकृत यानी मतदाता जो सूची होती है वहां पर उसका पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है। और ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य होना चाहिए अगर वो उस सीट पर क्या कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। हालांकि जो अनुसूचित जाति और जनजाति वाले सदस्य होते हैं वो अन्य सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनके लिए कोई आरक्षित नहीं होता कि उनको यहीं से लड़ना, वो किसी भी सीट से फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो लोकसभा है किस तरीके से उनके स्थान रिक्त हो जाते हैं, क्या क्या कंडीशन वहां पर हो सकती हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में दोहरी नागरिकता या माफ कीजिएगा दोहरी सदस्यता। अगर कोई भी सदस्य ऐसा पाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। सपोज कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है वो राज्यसभा का सदस्य भी है और लोकसभा का सदस्य भी है, तो ऐसी स्थिति में वो 2 सदनों का सदस्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या तो उसे राज्यसभा की सीट छोड़नी पड़ेगी या तो उसे लोकसभा की सीट पर छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर कभी ऐसे ये क्वेश्चन जो मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है, परीक्षा दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर राज्यसभा और लोकसभा की दोनों सीटें उसके पास है तो 10 दिनों के भीतर उसको बताना होगा कि वो किस सदन में रहना चाहता है, ठीक है। अगर वो 10 दिनों के अंतर्गत जवाब तलब नहीं करता है या जवाबदेही नहीं करता है तो 10 दिन के भीतर उसकी राज्यसभा की सीट को क्या कर दिया जाता है, रिक्त कर दिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है, परीक्षा में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं पद त्याग की, यानी वो स्वतः ही कोई सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र अगर दे देता है तो वो अपने पद से भी क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, यदि कोई सदस्य संसद की अनुमति के बिना 60 दिन तक क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, सदन की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता है, अनुपस्थित रहता है, तो वो सदन उसके पद को क्या कर देता है, रिक्त घोषित कर सकता है। अन्य स्थितियां हैं, क्या क्या अन्य स्थितियां हो सकती हैं, तो न्यायालय उस चुनाव को क्या कर सकता है, अमान्य, यानी जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़कर गया है, सपोज करो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या बोल देता है कि इसका जो चुनाव था अवैध था, ठीक है, किसी मामले कोई गलत तरीके से ये वोट जीत कर आया है, तो तब भी रिक्त हो सकती है सीट। संसद द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, जब बहिष्कृत कर दिया जाता है, निष्कासित किया जाता है, तब भी रिक्त हो सकती है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, ठीक है, यदि अगर वो व्यक्ति है राष्ट्रपति के पद के लिए उठा या उपराष्ट्रपति के पद के लिए उठा और उसको चुन लिया जाता है तो तब भी उसकी सीट क्या हो सकती है, खाली हो सकती है, ठीक है। चौथा हमारे पास आता है यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, ठीक है, या राष्ट्रपति ने उस व्यक्ति को जो सदन का सदस्य है उसे राज्यपाल बनाने की क्या सोचा कि इसे राज्यपाल बना दिया जाए और उसे बना दिया भी जाता है, तब भी रिक्त जो सीट है वो क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। अगला अगर देखें हम शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, तो संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके नियुक्त किसी समकक्ष व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाती है, शपथ दिलाई जाती है। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह संसद के किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता और नहीं अपना मत दे सकता है। यानी संसद में बैठने से पूर्व उसे राष्ट्रपति या नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा क्या करनी होती है, शपथ लेनी होती है, तभी वह संसद में एंट्री कर सकता है, संसद की बैठकों में हिस्सा ले सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है और मत दे सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है कि भाई वो कोई भी व्यक्ति सदन में बैठा हुआ है और उसने कोई शपथ नहीं ली है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है, कि 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। और कब कब, भाई शपथ नहीं ली, ठीक है, या उसे पता है कि वो उसकी कोई योग्यता नहीं है बैठने की और फिर भी वो बैठा हुआ है, इस तरीके से उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम संसद के नेता की बात करें कि संसद है जो पार्लियामेंट्री है, कितने नेता होते हैं, तो 2 तरीके के नेता होते हैं। एक तो होता है सदन का नेता, दूसरा होता है विपक्ष का नेता, ठीक है। सदन के नेता की अगर हम बात करें, ठीक है,
लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री से ही हो। ज्यादातर समय पर अगर हम लोकसभा की तर्ज पर देखें तो जो सदन का नेता होता है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि भाई सदन लोकसभा में ज्यादातर जो सरकार होती है वो ज्यादातर कहां पर बैठती है, लोकसभा में बैठती है, ठीक है। और लोकसभा में ही मेंबर होते हैं और उन्हीं में से प्रधानमंत्री को चुना जाता है। इसलिए ज्यादातर जो अभिप्राय है वो किससे लिया जाता है, प्रधानमंत्री से ही लिया जाता है। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, ठीक है। राज्यसभा में भी एक सदन का क्या होता है, नेता होता है। वो मंत्री भी होता है और राज्यसभा का सदस्य भी होता है, जिसको प्रधानमंत्री क्या करता है, मनोनीत करता है कहां पर, राज्यसभा में बैठने के लिए। यानी किसको रिप्रेजेंट, यानी खुद को, इस सदन के नेता को रिप्रेजेंट करने के लिए जो राज्यसभा में किसको रिप्रेजेंट करता है, सदन के नेता के तौर पर खुद को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। दूसरा आता है हमारे पास विपक्ष का नेता। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में भी होता है और लोकसभा में भी होता है, ठीक है। तो बनने की स्थिति क्या है, तो विपक्ष में सबसे बड़ी जो पार्टी होती है उस पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के, यानी जो टोटल हमारे पास सदस्य हैं उन सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। यानी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए कि जो टोटल सदस्य हैं उनका 10वां हिस्सा वहां पर मौजूद होना चाहिए दोनों सदनों में, तब जाकर एक विपक्ष के नेता को वहां पर गठित कर दिया जाता है, ठीक है। और उसका मुख्य कार्य क्या है विपक्ष के नेता का, कि सरकार के जितने भी कार्य हैं उनकी आलोचना करना, ठीक है, उनकी वैकल्पिक सरकार की क्या करना, व्यवस्था करना। ये किसका काम होता है, विपक्ष के नेता का काम होता है। और ये कहा भी जाता है एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें एक बहुत अच्छे विपक्ष के नेता का होना भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके जो वेतन भत्ते होते हैं, जो विपक्ष का नेता, जो अपोजिशन लीडर होता है, उसका क्या होते हैं, जो वेतन भत्ते या सुविधाएं हैं वो सब किस तरीके से मिलती हैं, एक कैबिनेट मंत्री को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी की सारी साख और सुविधाएं किसे दी जाती हैं, विपक्ष के नेता को दे दी जाती हैं। तो आज हमने लोकसभा के बारे में कुछ चीजें यहां पर डिस्कस करी। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में, उनकी कार्यशक्तियों के बारे में, और कुछ परीक्षा की दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में वहां पर देखेंगे। कैसे कैसे सदन की कार्यवाही होती है, किस तरीके से सदन में कार्यकाल चलता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में लोकसभा के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीडियोस के बारे में, चैनल के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।